बहुत सारे लोग जो है वो पाँव की दर्द का शिकार हो जाते हैं, जिसको हम न्यूरोपैथी की वजह से भी हो सकती है, और दूसरी एक डिज़ीज़ है जिसको हम प्लांटर फिशियाटस कहते हैं, वो फिज़िकल थेरेपी से कैसे मैनेज। हमारे पाँव के नीचे एक फेशिया लगा होता है, बैंड ऑफ टिश्यू बोलते हैं उसको, जो हील से पूरे टोज तक प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं, आप ओवरवेट हैं या आपके फ्लैट फीट हैं, तो उसकी वजह से वो जो फेशिया है वो स्टिफ होना शुरू। उस टेक्निक से क्या होता है कि उस फेशिया को जब हम रिलीज़ करते हैं तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, हीलिंग अच्छी हो जाती है। उसके बाद जो पेन, उसके लिए मोडेलिटीज़ तो होती हैं, लेकिन मेजरली एक्सरसाइजेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर अहमद, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो पाँव की दर्द का शिकार हो जाते हैं, जिसको हम न्यूरोपैथी की वजह से भी हो सकती है, और दूसरी एक डिज़ीज़ है जिसको हम प्लांटर फिशियाटस कहते हैं, वो फ़िज़िकल थेरेपी से कैसे मैनेज हो सकती है। तो आइए इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महरीन मज़हर, जो कि सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं और साथ साथ कायरोप्रैक्टर भी हैं। बस थोड़ा सा ये बताइएगा, आपकी इसमें स्पेशलिटी भी है, इंस्ट्रूमेंटल असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में भी बड़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो आप कैसे पाँव की जो दर्द है, मेनली जो न्यूरोपैथिक पेन होती है या जनरल जो पेन होती है या जो प्लांटर फिशियाटस की वजह से हो सकती है, तो इसको आप कैसे, थोड़ी सी इसको पहले एक्सप्लेन कर लें कि ये होता क्या है बेसिकली जो मोस्ट कॉमन इशू चल रहा है आजकल, दैट इज़ प्लांटर फिशियाटस। हमारे पाँव के नीचे एक फेशिया लगा होता है, बैंड ऑफ टिश्यू बोलते हैं उसको, जो हील से पूरे टोज तक लगा हुआ है। मतलब ओरिजिन इंसर्शन उसका ये है कि हील से वो टोज तक जा रहा होता है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं, आप ओवरवेट हैं या आपके फ्लैट फीट हैं, तो उसकी वजह से वो जो फेशिया है वो स्टिफ होना शुरू हो जाता है और इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से प्लांटर फिशियाटस हो जाता है। अब प्लांटर फिशियाटस को ट्रीट करने के लिए हम एक टूल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक। अच्छा, अब उस टेक्निक से क्या होता है कि उस फेशिया को जब हम रिलीज़ करते हैं तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, हीलिंग अच्छी हो जाती है। उसके बाद जो पेन्स आ रही होती हैं हमें प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, तो वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा न्यूरोपैथिक जो पेन्स होती हैं, दे आर रिलेटेड टू डायबिटीज़, नर्व्स के इश्यूज़ की वजह से हो रही होती हैं, डिस्क बल्जेस की वजह से न्यूरोपैथिक पेन्स आ रही होती हैं। तो जब हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स, इंस्ट्रूमेंटल असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो बहुत हद तक न्यूरोपैथिक पेन्स बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और इससे ये भी होता है कि स्पाइन की क्योंकि अलाइनमेंट हम बेहतर कर रहे हैं, तो जो डिस्क बल्जेस हैं वो बेटरमेंट की तरफ जब जाती हैं, तो फिर न्यूरोपैथिक पेन्स भी बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी में इसके कितने सेशंस होते हैं? क्या सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइज करने से ही ठीक हो जाता है कि ये प्रलॉन्ग कोई और भी आपकी ट्रीटमेंट है? यस, ऑब्वियसली सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक यूज़ करेंगे तो प्लांटर फिशियाटस या न्यूरोपैथिक पेन्स बेटर होना शुरू हो जाएंगी। इसमें स्ट्रेचेस आ जाते हैं, जो फुट के लिए कर रहे होते हैं हम, टीए के लिए कर रहे होते हैं, तो काफ मसल्स के लिए कर रहे होते हैं, तो ये स्ट्रेचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबिलाइजेशन एंकल की कर रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर हम बहुत सारी मोडेलिटीज़ जैसे कि अल्ट्रासाउंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी मोडेलिटीज़, combination of mobilization techniques, combination of chiropractic techniques, soft tissue instrumental techniques, इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम एक प्रॉपर सेशन लेते हैं प्लांटर फिशियाटस का और न्यूरोपैथिक पेन्स का। तो उसके बाद पेन्स बेटर होना शुरू। हमारे व्यूवर्स में से एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि मेरी एज 65+ है और मुझे 10 सालों से जो पाँव के जो लिगामेंट्स हैं वो टीयर है, पार्शियल टीयर्स हैं, तो मुझे दुखन होती है और जो स्वेलिंग भी अक्सर हो जाती है, तो इसका क्या हल क्या है? इसका हल ये है कि आप क्लिनिक विजिट करें, एक थेरेपिस्ट के साथ प्रॉपर सेशन स्टार्ट करें। ठीक है, उन सेशन के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो सब चीज़ों के कंबाइंड इफेक्ट्स के ज़रिए से उसको ठीक कर सकता है। मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचेस, मैनिपुलेशंस, इन सब चीज़ों के कम्बिनेशन के साथ, प्लस अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस सब के लिए उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो एक थेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव इंजरीज की तरफ अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को जब घुटना रिप्लेस होता है या जो टखना होता है वो रिप्लेस होता है, तो उसके बाद जो उनकी जो रेंजेस हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं या वो जो लॉक हो जाता है वो जॉइंट,
तो उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? कोई ऐसी खास मोडेलिटीज़ भी होती हैं? यस उसके लिए मोडेलिटीज़ तो होती हैं, लेकिन मेजरली एक्सरसाइजेज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। आपको पता है पोस्ट ऑप के बाद मसल्स वीकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अब मसल्स की स्ट्रेंथनिंग उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो हमने टारगेट करना होता है नी के अराउंड जितने मसल्स हैं उन सब के ऊपर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे और बाकी जितनी भी सारी टेक्निक्स हैं वो यूज़ करेंगे, उसके बाद बेहतरी की तरफ चला जाएगा उसका घुटना। अच्छा, ये भी थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बड़ी एज में जब हो जाते हैं तो उनका जो टखना है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता जिस तरह से फुल रेंजेस होती हैं। तो रेंजेस को बेहतर करने के लिए भी कोई एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना? यस डेली बेसिस पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम उसको बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। उसमें सिंपल अगर हम पेशेंट को बोलें कि वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशंस ही कर लेना एक सर्टेन एज के बाद जाके, तो वो बहुत इनफ हो जाती हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, हमारी डेली लाइफ में जो मूवमेंट्स यूज़ हो रही हैं हम सिर्फ वही कर रहे हैं, हम अपने जॉइंट की सारी रेंजेस को कंप्लीट नहीं कर रहे होते। तो सिर्फ अगर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज ही कर ली जाएं तो वो काफ़ी बेहतरी कर सकती हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी एज में भी लोगों के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, पाँव के रिफ्लेक्सेस, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। वो क्या वो किसी और डिजीज़ की वजह से होता है या न्यूरोपैथिक डिसेबिलिटी होती है उसमें होता है? क्या वजह है उसकी बेसिकली? वो नर्व से रिलेटेड भी हो सकता है, फिर हो सकता है कि उनको कोई डायबिटीज़ या इस तरह की कोई बीमारी है जो नर्व्स को टारगेट कर रही है। तो ये एक बार प्रॉपर कंसल्ट करके आइडिया हो सकता है, या उनकी रिफ्लेक्सेस को चेक करके आइडिया हो सकता है कि वो ऐसी कौन सी कॉज है जिसकी वजह से उसकी रिफ्लेक्सेस डाउन हो रही हैं। हमारा ये कि हम कहीं ना कहीं छोटी मोटी पेन होती है तो हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, ज़्यादातर हम पेन किलर से लेना शुरू कर देते हैं। तो घुटने का या जो टखनी का जो पेन है, पाँव का जो पेन है, उसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे लोग पेन किलर्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता है, फिर उसके बाद वो पेन वैसी की वैसी रहती है। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि ऐसे पेशेंट्स को इनिशियली सबसे पहले किसके पास विजिट करना चाहिए और उसकी क्या आगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि पेशेंट के, अगर घुटने की हम बात करें तो घुटने की आर्थराइटिस के 4 स्टेजेस होते हैं। अगर तो इनिशियल स्टेजेस हैं तो उसको सबसे पहले फिजिकल थेरेपिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए मेडिकेशंस लेने से पहले, क्योंकि दवाइयाँ लेते रहेंगे, पेन कुछ टेम्परेरली इफ़ेक्ट करेगी और उसके बाद वो ख़त्म इफ़ेक्ट्स, जैसे ही मेडिकेशंस के इफ़ेक्ट ख़त्म होते हैं पेन दोबारा वापस आ जाती है। तो आर्थराइटिस के लिए तो है ही फिज़िकल थेरेपी। फिज़िकल थेरेपी लाजमी अपनी लाइफ के अंदर उनको इंक्लूड करनी चाहिए, प्रॉपर फिज़िकल थेरेपिस्ट के साथ सेशंस लेने चाहिए, उसके बाद उनके घुटने बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, उनकी पेन्स बेटर हो जाएंगी। ठीक है मिस, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स को भी बड़ा अच्छा लगा होगा, उनके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ होगा। आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।